हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 विच इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर की मैंने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं, इन सब की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, सो वहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डिस्कस किया कि कैसे इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। सो ऑब्वियसली सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है उसे इंडस्ट्री तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उसके बाद उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में प्रोसेस किया जाता है एंड देन उस फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड देन इट फाइनली रीचेस द कंज्यूमर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस है ही, साथ साथ हमारी जो डेली लाइफ है इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? सो फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया। सो सबसे पहले तो आपने अमेजोन को कम्युनिकेट किया बाय ऑर्डरिंग दैट प्रोडक्ट और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट हम जो अमेजोन का वेयर हाउस है उससे वो डिस्पैच होता है, ट्रांसपोर्ट होता है टू द नियरेस्ट स्टेशन। ओके, जो हमारी सिटी का जो हाउस के सबसे नियरेस्ट स्टेशन है वहां तक वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय वेरियस मीन्स लाइक रोडवेज, रेलवेज एटसेट्रा। और अगर वो प्रोडक्ट मान लो कहीं फॉरेन कंट्री से आ रहा है, सो बाय एयरवेज एंड वाटरवेज। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और एक नेशन की इकोनॉमी इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करती है अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, सो दैट्स व्हाई हम ट्रांसपोर्टेशन को एक नेशन की इकोनॉमी की लाइफलाइन कहते हैं। ओके, सो लाइफलाइन मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक नेशन की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफलाइन ऑफ अ नेशन इकोनॉमी। देन ट्रांसपोर्ट, सो हम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे या लाइक लैंड, वाटर, एयर। ओके, देन कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज अ ट्रेड। ओके, सो ये सभी टॉपिक्स हैं। स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। The movement of goods and services from their supply location to demand location, this necessitates the need for transport. So friends, देखो, सबसे पहले supply location क्या होती है? जहां से वो good या सर्विस सप्लाई हो रही है, that is the supply location. For example, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडस्ट्री का, लेट्स से आयरन इंडस्ट्री। सो आयरन इंडस्ट्री क्या गुड मैन्युफैक्चर करती है? आयरन। सो यहाँ पे आयरन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू यहाँ पे डिमांड लोकेशन। डिमांड लोकेशन क्या हो सकती है? मार्केट या फिर कोई दूसरी इंडस्ट्री है जिसे आयरन की रिक्वायरमेंट है दूसरे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आयरन इंडस्ट्री क्या है? सप्लाई लोकेशन है जहां से ये गुड आयरन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और यहाँ पे डिमांड लोकेशन क्या है? मार्केट हो सकता है या फिर कोई और दूसरी इंडस्ट्री हो सकती है। सो यहाँ पर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है फ्रेंड्स? सर्विसेज लाइक आपने अपने घर पर कोई डॉक्टर बुलवाया या फिर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, आपने प्लम्बर बुलवा लिया। सो यहाँ पे ये क्या है? सर्विसेज हैं। सो सर्विसेज का भी क्या होता है? मूवमेंट होता है। सो गुड्स का मूवमेंट या फिर सर्विसेज का मूवमेंट फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन, दिस नेसेसिटेट्स द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। सो इसमें हमें पता चलता है ट्रांसपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इट इज नेसेसरी। ओके, देन hence the production of goods and services as well as their movement of spaces determine the development of country. So एक country की development इन दोनों factors पर dependent है। First is the production of goods and services, मतलब जो goods हैं वो किस रेट पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक इंडस्ट्री का, आयरन इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। सो यहाँ पर आयरन है वो किस रेट पर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर यहाँ पे ज्यादा आयरन प्रोड्यूस होगा, सो दिस इज अ फैक्टर विच इज डिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और फ्रेंड, सेकंड फैक्टर क्या है? द मूवमेंट ऑफ स्पेसेस, मतलब जो गुड्स हैं वो किस रेट पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मतलब जहां भी उनकी नीड है, जो डिमांड लोकेशन है वहां तक वो किस रेट पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ओके, सो दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, दे डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ अ country. Okay, so thus the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. So दोनों factors क्या है? Responsible है for the development of country. Then therefore efficient mean of transport are prerequisites for fast development. So transport जितना efficient होगा, जितना faster होगा, उतनी ही एक देश की development होगी, उतना ही वो country ज़्यादा fastly develop होगा. Okay, so friends, now let's
let's move forward. So this was about that why transportation is said the lifeline of national economy. Okay, so now let's move forward. So अब बात करते हैं about the different means of transport. So हम transport के different types के बारे में discuss करेंगे. Okay, so the movement of these goods and services can be over three important domains of our earth, that is land, water and air. So friends, जो goods हैं, जो services हैं, उनका transport, उनकी movement इन three important domains के through होती है, that is land transport, water transport and the air transport. Okay, so ये है three important domains. These are the three important modes through which the transportation of goods and services take place. Okay, so based on these, transport can also be classified into land, water and air transport. Okay, so the means of transport ये three types का होता है, land transport, water transport and air transport. Okay, अब friends जो land transport है वो भी three ways के through होता है. Okay, so first is the roadways. So roadways मतलब जब यहाँ पे road के through transportation हो रहा है, so that is roadways. And railways मतलब जब train के through transportation हो रहा है. Okay, and pipelines मतलब जब pipes के through transportation हो रहा है. जैसे हम जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे घरों में पानी कैसे आता है, वाटर कैसे आता है, थ्रू पाइप्स. ओके, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज में, अर्बन एरियाज में अभी पाइप्स के थ्रू ऑयल भी, गैस भी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं. ओके, सो दिस इज द पाइपलाइंस. देन वाटर. सो फ्रेंड्स, वाटर में भी दो वेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है. फर्स्ट इज द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड देन इज द ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट. सो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब एक कंट्री के अंदर, उसकी टेरिटरी, उसकी बाउंड्री के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू वाटर, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का हो, चाहे यहाँ पे लोग ट्रेवल कर रहे हो, सो दैट इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जब बाउंड्री के अंदर वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो. ओके, देन ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो यहाँ पे पीपल का हो, चाहे वो पीपल ट्रेवल कर रहे हो. ओके, सो दैट इज ओवरसीज, मतलब ओशन के थ्रू जब वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है. ओके, देन अब फ्रेंड्स नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. सो एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का हो, चाहे यहाँ पे पीपल ट्रेवल कर रहे हो, सो दैट इज एयर ट्रांसपोर्टेशन. अब फ्रेंड्स, एयर ट्रांसपोर्टेशन भी दो वेज के थ्रू होता है. फर्स्ट इज द डोमेस्टिक एयरवेज. सो डोमेस्टिक एयरवेज क्या होती है, जब एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितना भी एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज डोमेस्टिक एयरवेज. ओके, चाहे वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, चाहे यहाँ पे पीपल ट्रेवल कर रहे हो थ्रू एयर, सो दैट इज डोमेस्टिक एयरवेज. अब फ्रेंड्स, ये डोमेस्टिक एयरवेज भी आगे दो टाइप्स की होती हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, डोमेस्टिक एयरवेज इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द पब्लिक अंडरटेकिंग एंड देन इज द प्राइवेट अंडरटेकिंग. सो पब्लिक अंडरटेकिंग क्या होती है फ्रेंड्स, देखो ये पब्लिक वर्ड जहां भी आए, पब्लिक का क्या मतलब होता है, पब्लिक मींस गवर्नमेंट. जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, विच मींस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब ऐसी एयरवेज जो गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती हैं, दे आर नोन एज पब्लिक अंडरटेकिंग. और प्राइवेट अंडरटेकिंग क्या होती है, जो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा जो एयरवेज ओन की जाती हैं ओनरशिप के बेसिस पर, दे आर नोन एज प्राइवेट अंडरटेकिंग. ओके, सो देन नेक्स्ट टाइप इज इंटरनेशनल एयरवेज. तो इंटरनेशनल एयरवेज क्या होती हैं, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट गुड्स का हो, चाहे वहां पे पीपल ट्रेवल कर रहे हो, सो दिस इज नोन एज इंटरनेशनल एयरवेज. ओके, सो फ्रेंड्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो वन बाय वन हम हर एक के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद द लैंड ट्रांसपोर्ट. और लैंड ट्रांसपोर्ट में भी हम सबसे पहले रोडवेज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, रोडवे सबसे कॉमनली यूज किए जाने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ओके, सो मोस्ट कॉमनली वी यूज रोडवेज एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, सो इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर. सो इंडिया का जो टोटल रोड नेटवर्क है, सारे रोड्स की टोटल लेंथ कितनी है, 56 लाख किलोमीटर, मतलब 5.6 मिलियन किलोमीटर. ओके, सो यहाँ पे इंडिया का जो टोटल रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट है. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रोडवेज इन डिटेल. सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज. सो रोडवेज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज. दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ease with which they can be built and maintained. So यहाँ पे रोड्स को मेंटेन करना, उन्हें बनाना, कंस्ट्रक्ट करना रेलवे से कंपैरिजन में इजी है. ओके, सो यहाँ पे इनके एडवांटेजेस हैं.
फर्स्ट एडवांटेज इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। सो रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के जो कॉस्ट है, जो खर्चा आता है, वो बहुत कम है अगर हम उसे कंपेयर करें रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने से, उनको बिछाने से, ले करने से। ओके, सो दैट्स व्हाई ये क्या फर्स्ट एडवांटेज है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर एज कंपेयर टू दी रेलवे लाइंस। ओके, देन सेकेंड इज roads can traverse comparatively more dissected and undulating topography। सो यहाँ पर dissected and undulating topography, इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? देखो, जैसे माउंटेनियस रीजन होते हैं, हिली रीजन्स होते हैं, जहाँ पे स्लो एलिवेशन भी होता है, स्लोप भी होता है, मतलब जहाँ पे लैंड प्लेन नहीं होता है, जैसे आप प्लेटू रीजन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसे रीजन्स में रोड कंस्ट्रक्ट करना क्या है, ईजी है। एक तो देखो कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम इज मच लोअर, और यहाँ पे ऐसे रीजन्स में जहाँ पर एरिया प्लेन ना हो, यहाँ पे रेलवे लाइंस ले करना, कंस्ट्रक्ट करना बहुत हार्ड है। ओके, रेल्स ऐसे जो ट्रेन्स है वो ऐसे रीजन पर नहीं चल सकती हैं, दे रिक्वायर अ प्लेन लैंड। ओके, सो दैट्स व्हाई रोड कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग topography like the mountainous region. Okay, then friends, the third advantage, road can negotiate higher gradient of slope and as such can traverse mountains such as the Himalayas। so जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो रोड्स हैं वो ऐसी जो टोपोग्राफी होती है माउंटेनियस रीजन की, जहां पर अप एंड डाउन हो, वहां पे रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना क्या है, रोड ज्यादा प्रेफरेबल हैं। Okay, so they can negotiate higher gradient of slope and can traverse mountains such as the Himalayas. Okay, friends, अब और advantages discuss करते हैं। So, road transport is economical in transportation of few persons and relatively smaller amount of good over short distances. So, road transport economical है, मतलब कम खर्चा होता है जब यहाँ पे short distance travel करना हो या कम लोग travel कर रहे हो। So, यहाँ पे road transport economical है, कम खर्चा होता है। Okay, और smaller amount of good हो, मतलब good ज्यादा क्वांटिटी में ना हो। ओके, सो इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, थस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। सो इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ओके, सो मान लो आपको अपने दोस्त के घर जाना है और आपके दोस्त का घर है दिल्ली में। ओके, सो और आप रहते हो चंडीगढ़ में। सो यहाँ पे अगर आप रेलवे के थ्रू उसके घर जाओगे तो सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन जाओगे, फिर वहां पे आप अपना जो भी आपका गुड्स है, जो भी सामान है, उसे आप ट्रेन में लोड करोगे, फिर स्टेशन पे उतरोगे, फिर उसे गुड को अनलोड करोगे, फिर आप किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, लेट से ऑटो रिक्शा की हेल्प से, फिर आप उसके घर पहुंचोगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे से हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, हमें गुड को लोड करना पड़ रहा है, फिर रेलवे स्टेशन में वापस अनलोड करना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम रोडवेज के थ्रू मान लो हेल्प की हम उसके घर जाएं, सो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी पर्सनल व्हीकल है उसमें अपना गुड लोड करोगे और डायरेक्ट आप उसके घर पहुंच सकते हो, और उसके घर पहुंच सकते हो और अपना सामान अनलोड करके यू कैन रीच देयर वेरी इजीली। सो यहाँ पे रोडवेज क्या करते हैं, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे लोडिंग एंड अनलोडिंग, मतलब गुड्स का लोड करना, उन्होंने फिर अनलोड करना, सो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। ओके, इफ यू ट्रेवल थ्रू रोडवेज। ओके, सो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रोडवेज का। देन रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रोडवेज हैं ये दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी लिंक करता है, जोड़ता है। जैसे अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है सो आप रोड के थ्रू जाओगे, एंड अगर आपको एयरपोर्ट जाना है या सी पोर्ट जाना है सो यू गो थ्रू रोडवेज। ओके, सो दैट्स व्हाई दे लिंक अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो फ्रेंड्स, दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज। ओके, सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज। तो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। So in India, roads are classified in 6 classes according to their capacity। मतलब कैपेसिटी के हिसाब से हम रोड्स को इंडिया में 6 टाइप्स में, 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सो कैपेसिटी मतलब हर रोड की कैपेसिटी होती है, मान लो कितने व्हीकल्स को अपने मतलब ट्रेवल हो सकते हैं उस पर। अगर कोई रोड बहुत नैरो है तो उस पर कम व्हीकल्स ट्रेवल करेंगे, अगर हाईवे है, ब्रॉड है, सो उस पर ज्यादा व्हीकल्स ट्रेवल करेंगे, सो उसकी कैपेसिटी है। ओके, सो कैपेसिटी के बेसिस पर देयर आर 6 क्लासेस ऑफ द रोड इन इंडिया। फर्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ओके, देन नेशनल हाईवेज हम जानते हैं, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड एंड दी बॉर्डर रोड। ओके, सो वन बाय वन हम हर एक को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज।
So the government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai and Delhi by a 6-lane super highways. So friends, ये गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया है, डेवलप करा गया है और इस प्रोजेक्ट में क्या है, हाईवेज डेवलप किया गया है जो यहाँ पे इंडिया के 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट कर रहा है। कौन कौन से सिटीज हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। सो देखो यहाँ पे जो पिंक लाइन आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये दिल्ली, फिर कोलकाता, देन चेन्नई और मुंबई और फिर वापस दिल्ली। सो ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्वाड्रिलेटरल शेप है, इसकी मतलब 4 साइड्स हैं। दैट्स वाई इसको क्या कहा गया है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। सुपर हाईवे क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 6 लेन्स हैं इसमें। सो इट इज अ वेरी ब्रॉड हाईवे। ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट। ओके, देन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग द श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। सो यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, मतलब वो यहाँ पे ये एक रोड प्रोजेक्ट है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करे, जो आप ग्रीन लाइन देख सकते हैं दिस। ओके, ये है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मतलब सिलचर जो असम में है ईस्ट साइड, यहां पर आप देख सकते हैं सिलचर को पोरबंदर जो कि गुजरात में है उसको यहाँ पे ये रोड प्रोजेक्ट है जो इसे कनेक्ट कर रहे हैं इन दोनों सिटीज को। ओके, सो दिस इज द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ओके, then these highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India NHAI। so यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, NHAI। so इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये एक अथॉरिटी है बाय द गवर्नमेंट जो इन प्रोजेक्ट को क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। ओके, सो ये रोड किसके द्वारा डेवलप करे गए हैं? बाय द NHAI, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, सो इससे ये ऐसे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म, विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स इंप्लीमेंट्स दीज हाईवे? सो द आंसर इज NHAI, the National Authority of Highway in India। Okay, so अब फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है? That write a short note on the golden quadrilateral super highways। So these will be the points। Okay, now let's move forward। So अब बात करते हैं the next type of the roads, the classification of road which is the national highways। The national highway link extreme part of the country. These are the primary road system and are laid and maintained by the Central Public Works Department, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CPWD। So friends देखो, नेशनल हाईवे के बारे में हम जानते ही हैं, ये जो देश के जो कंट्री के जो एक्सट्रीम पार्ट्स हैं उसे कनेक्ट करते हैं ये रोड्स। ओके, सो यहाँ पे नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट एंड दे आर दी प्राइमरी रोड सिस्टम। सो यहाँ पे जो गोल्डन यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो हाईवे है वो तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ही बाय द गवर्नमेंट, बट जो प्राइमरी रोड सिस्टम है दैट इज द नेशनल हाईवे। ओके, सो इसका सबसे मेजर एग्जांपल हो सकते हैं नेशनल हाईवे 1 या उसका दूसरा नाम है शेर शाह सूरी मार्ग। ओके, सो अब इन रोड्स को मेंटेन कौन करता है? जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं उनको कौन मेंटेन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NHAI। और नेशनल हाईवे को कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD। ओके, सो देन अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे 1 NH1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। सो बहुत से नेशनल हाईवे हैं जो इंडिया के नॉर्थ की सिटीज को साउथ की सिटी से ज्वाइन करते हैं, ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ओके, एंड हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग जिसका दूसरा नाम क्या है? NH1। सो इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। एंड दिस रन बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। सो दिल्ली को अमृतसर से ज्वाइन करता है NH1। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट नेशनल हाईवेज। सो इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द नेशनल हाईवे, या फिर विच अथॉरिटी मेंटेन्स द नेशनल हाईवेज? सो आंसर विल बी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं द नेक्स्ट class of the roads which is state highways। So the roads linking a state capital with different district headquarters are known as state highways, and these roads are constructed and maintained by the State Public Works Department SPWD in state and union territories। So friends state highways क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे highways ऐसे roads जो एक state के जो headquarters है, जो state की capital है, state की capital let's say for example हरियाणा। So हरियाणा के state capital क्या है? चंडीगढ़। So चंडीगढ़ से किसी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स लाइक यहाँ पे हम
एग्जांपल ले लेते हैं सोनीपत। सो सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसको ज्वाइन करने वाला रोड क्या होगा, स्टेट हाईवे। सो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है लाइक करनाल हो सकता है, यहाँ पे रोहतक हो सकता है, सोनीपत, सो इनको ज्वाइन करने वाले रोड मतलब स्टेट की कैपिटल से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो रोड ज्वाइन करते हैं दे आर नोन एज स्टेट हाईवेज। ओके, सो दीज रोड्स, अब इन रोड्स को कंस्ट्रक्ट कौन करता है, इन्हें मेंटेन कौन करता है, so the authority name is State Public Works Department SPWD। so friends जैसे नेशनल हाईवेज को कौन सी अथॉरिटी मेंटेन करती है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब CPWD, एंड इनको करती है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट SPWD। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट स्टेट हाईवेज एंड इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन दी एग्जाम्स, दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट हाईवेज और टेल द नेम ऑफ द अथॉरिटी व्हिच मेंटेन्स एंड कंस्ट्रक्ट द स्टेट हाईवेज। सो द आंसर इज State Public Works Department SPWD। Okay friends, so this was about state highways. Now let's move forward. So अब बात करते हैं next class of road which is district roads. So these roads connect district headquarters with other places of the district and these roads are maintained by the जिला परिषद। So friends district roads क्या होते हैं, ऐसे roads जो एक district के headquarters से district में किसी दूसरी जगह या किसी small town को connect करें, they are known as district road। Okay, so example लेते हैं, for example सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। So सोनीपत का जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उससे कोई दूसरी प्लेस हो सकती है लाइक गोहाना, कोई तहसील हो सकती है, कोई और भी स्मॉल टाउन, उसको कनेक्ट करने वाले रोड्स को हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और यहाँ पे अभी हमने डिस्कस करा था अबाउट दी स्टेट हाईवे। सो स्टेट हाईवेज क्या करते हैं, एक स्टेट की कैपिटल से किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से किसी अदर प्लेस या किसी स्मॉल टाउन को कनेक्ट करते हैं। ओके, सो और इसे मेंटेन कौन करते हैं, दे आर मेंटेन बाय द जिला परिषद और द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट क्लास ऑफ द रोड व्हिच इज द अदर रोड्स। सो रूरल रोड्स which link rural areas and villages with towns, so they are classified under this category। so rural roads क्या होते हैं, ऐसे रोड जो किसी विलेज को, किसी रूरल एरिया को किसी बड़े टाउन या सिटी से कनेक्ट करें, so that are known as other roads। so ये अदर कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, so these roads received special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। so प्रधानमंत्री द्वारा जो ग्रामीण सड़क योजना है, इस योजना के तहत यहाँ पे इन रोड्स को स्पेशल इम्पीटियस मिला है, मतलब इन रोड्स को डेवलप करने की कोशिश करी गई है और इसमें स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड विद अ मेजर टाउन। ओके, ताकि हर एक विलेज एक मेजर टाउन से, सिटी से कनेक्ट हो पाए। ओके, सो यहाँ पे ये योजना, ये स्कीम लॉन्च करी गई है बाय द गवर्नमेंट। ओके, इन द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय ऑल सीजन मोटरेबल रोड। सो इसका क्या मतलब है, ऑल सीजन मोटरेबल रोड। फ्रेंड्स हम जानते हैं कुछ रोड्स होते हैं जो यहाँ पे मिट्टी के बने होते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर बारिश होगी सो ये रोड ऑब्वियसली खराब हो जाएंगे, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल हो नहीं पाएगा। ओके, सो इट विल बी वेरी हार्ड। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑल सीजन मोटरेबल रोड क्या होते हैं, जो हर सीजन में हर सीजन को बियर कर पाए। सो ऐसे रोड को हम क्या कहते हैं, ऑल सीजन मोटरेबल रोड। ओके, सो दैट आर, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो मेटल रोड्स होते हैं, जो मेटल के बनते हैं, कोल तार के बनते हैं, सो वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड वो हर सीजन में स्टडी रहते हैं, वी कैन ट्रांसपोर्टेशन उन पर होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मेजर टाउन को एक दूसरे टाउन से कनेक्ट करने वाले रोड्स क्या होते हैं, अदर रोड्स होते हैं एंड दे आर मेड ऑल सीजन मोटरेबल रोड अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं द लास्ट क्लास ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड व्हिच इज द बॉर्डर रोड्स। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री। सो यहाँ पे बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसे रोड्स जो बॉर्डरिंग एरियाज में कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं, बॉर्डरिंग एरियाज। सो जैसे बॉर्डर, और इन रोड्स को कौन कंस्ट्रक्ट करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेंड्स ये जो रोड्स होते हैं बॉर्डरिंग एरियाज में, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे, क्योंकि जो भी यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। सो इंडिया का क्या बॉर्डरिंग एरिया क्या है, हम देख सकते हैं नॉर्थ में यहाँ पे हम पाकिस्तान हमारी बाउंड्री में लगता है एंड चाइना और भी जैसे कंट्रीज हैं लाइक नेपाल। सो यहाँ पे जो बॉर्डरिंग एरियाज है, यहाँ पर हमारी आर्म फोर्सेज है, आर्मी है और भी जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं, सो इनके लिए ये रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो दैट्स वाई ये जो एरियाज हैं, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही दैट्स वाई दीज बॉर्डर रोड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हें कौन कंस्ट्रक्ट करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। देन दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरिया। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो एरियाज होते हैं, बॉर्डरिंग एरियाज, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक कंट्री के लिए। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टैब्लिश हुई थी? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1960, ओके। एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में ये जो बॉर्डरिंग एरियाज है, एंड यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में जम्मू कश्मीर साइड, जैसे हम पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है, सो ये जो है बॉर्डरिंग एरियाज हैं, ओके। देन these roads have improved accessibility in areas of the difficult terrain and have helped in the economic development of these areas. So obviously जहाँ पे roads construct होंगे, so वो area भी develop होगा, वहाँ पे transportation easily हो सकेगा, okay. And obviously जो bordering areas है, ये armed forces के लिए बहुत ज़्यादा important है for traveling, okay. So friends, this was about border roads. And इस topic से related हमसे क्या question पूछा जा सकता है? That write a short note on border road. What is the undertaking? मतलब what is the organization who maintains the border road? So the answer is border road organization. And friends, हमने ये points भी discuss कर लिए. Now let's move forward. So friends, यहाँ पे एक did you know fact है. So क्या fact है? That the world longest highway tunnel, which is the Atal tunnel, और उसकी length कितनी है friends? 9 किलोमीटर. So this has been built by the border road organization. So यहाँ पे border road organization ने ये tunnel construct करी है, जिसका नाम है अटल टनल, और इसकी लेंथ है 9 किलोमीटर, ओके। सो दिस इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, ओके। सो हाईवे पे ये टनल कंस्ट्रक्ट की गई है, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। दिस टनल कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर, ओके। सो दिस वाज अ फैक्ट, आपको ये रिमेंबर रखना है। यहाँ पे इससे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाट्स द लेंथ ऑफ अटल टनल एंड हु बिल्ट इट? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं रोड्स को, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दैट इज यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन, ओके। सो सबसे पहले फ्रेंड्स मेटल रोड्स। सो जैसे आप देख सकते हैं, मेटल रोड्स क्या होते हैं? जो यहाँ पे सीमेंट से बने हो, सीमेंट, कंक्रीट, एंड दे आर ऑल वेदर्ड रोड्स। यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट से, जो मतलब हार्ड मटेरियल से, जो यहाँ पे मटेरियल से जो रोड्स बनते हैं, दैट इज मेटल रोड। एंड ये ऑल वेदर्ड रॉक होते हैं, मतलब बारिश का सीजन हो, गर्मी का सीजन हो, चाहे ठंड का सीजन हो, हर सीजन को ये बियर करते हैं, एंड दे रिमेन द सेम। सो यहाँ पे दे आर ऑल वेदर्ड रोड। और यहाँ पे दूसरी तरफ आते हैं फ्रेंड्स अनमेटल्ड रोड। सो अनमेटल्ड रोड्स हम नॉर्मली विलेजेस में देखते हैं। सो यहाँ पे ये क्या होते हैं? ये क्रस्ट रोड के बने होते हैं, ओके। एंड दे आर ओनली इन दी ड्राई सीजन रोड्स, मतलब जब ड्राई सीजन होता है, समर का सीजन होता है, तभी ये रोड मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लायक होते हैं। अगर यहाँ पे रेनी सीजन होता है, सो यहाँ पे ये रोडों पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत हार्ड हो जाता है, ओके। सो दीज आर अनमेटल्ड रोड्स, ओके। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दी नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन दी लैंड ट्रांसपोर्टेशन, विच इज रेलवेज। सो फ्रेंड्स, हमने रोडवेज के बारे में डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट है रेलवेज। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाइपलाइंस, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट वाटरवेज एंड एयरवेज, ओके। सो रेलवेज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड पैसेंजर। सो फ्रीट मतलब किसी गुड का मतलब बल्क में ट्रांसपोर्ट होना, या फिर मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में किसी गुड का ट्रांसपोर्ट होना थ्रू रेलवेज, दैट इज फ्रीट। सो यहाँ पे रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रीट एंड ऑल्सो पैसेंजर। तो ऑब्वियसली पैसेंजर्स जब ट्रेवल करते हैं ट्रेन के थ्रू, सो ये भी क्या है? प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्ट का। सो रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of good over long distances. So obviously अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, so यहाँ पे आप रेलवेज को प्रेफर करते हो, यू ट्रांसपोर्ट थ्रू रेलवेज, ओके। ऑल्सो पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ पे रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फॉर साइट सीइंग एंड ऑल्सो फॉर बिजनेस, ओके। सो द इंडियन रेलवे इज नाउ रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फ्रेंड्स जो इंडिया में जो रेल
का नेटवर्क है वो बहुत डेंस है, बहुत से सिटीज को यहाँ पे रेलवे नेटवर्क कनेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई इसको 16 जोन में डिवाइड करा गया, ओके, लाइक द नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, ओके। सो द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग इन द कंट्री। पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो अंडरटेकिंग ओन करी जाती है, ओनरशिप कौन लेता है यहाँ पे? गवर्नमेंट, ओके। सो इंडियन रेलवे क्या है? लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग है, ओके। सो द फर्स्ट ट्रेन steamed from Mumbai to Thane in 1853 covering a distance of 34 किलोमीटर। सो जो सबसे पहली ट्रेन इंडिया में चली थी that was between the Mumbai and Thane। सो मुंबई एंड थाने है, ये दो सिटीज हैं और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? 34 किलोमीटर। सो ये डिस्टेंस यहाँ पे इस ट्रेन ने ट्रेवल करा था एंड दिस वाज द फर्स्ट ट्रेन दैट स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853, ओके। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये जीके में हमसे बहुत बार पूछा जाता है, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन रेलवेज। सो इंडियन रेलवेज क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट। डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स इन सैंडी, हिली, स्वैम्पी एंड माउंटेनियस रीजन। सो ऑब्वियसली अगर जो रीजन है वो माउंटेनियस है, जैसे अगर आप नॉर्थ का एरिया देखो या नॉर्थ ईस्ट का एरिया देखो, सो दैट इज माउंटेनियस, यहाँ पे पहाड़ी रीजन है। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी रेलवे लाइन्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत हार्ड है। ऑल्सो इन सैंडी रीजन लाइक राजस्थान में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सैंडी रीजन में रेलवे लाइन्स करना क्यों हार्ड है? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, जो सैंड रीजन होता है जहाँ पे रेत होती है, जैसे राजस्थान पार्ट में, सो यहाँ पे जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है ये इतना हार्ड नहीं होता है, इतना सॉलिड नहीं होता है जिसपे हम रेलवे लाइन ले कर सकें। क्योंकि जो सैंड है वो अगर बारिश होगी, हवा चलेगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? ज्यादा कंक्रीट का यूज करना पड़ता है ताकि जो प्लेटफॉर्म है जिस पर रेलवे लाइन बिछेगी वो स्टेबल हो सके, स्ट्रांग हो सके। सो दैट्स व्हाई ये भी एक प्रॉब्लम है, जो डिफिकल्टी है to lay railway lines in the sandy regions like in Rajasthan, okay। So then require construction of bridges over rivers in north and eastern India। so यहाँ पे north and eastern India में बहुत सी rivers हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना। so यहाँ पे rivers के ऊपर bridges construct करना होता है obviously। so that's why इनमें भी बहुत ज़्यादा cost आती है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, okay। so problem of sinking of railway track and landslide blocking and tracks। so obviously अगर यहाँ पे आप mountainous region में अगर मतलब रेलवे लाइन ले करोगे, सो यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा होता है। अगर लैंडस्लाइड होगी सो यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है वो डिस्ट्रॉय होगा, और अगर बाय चांस कोई ट्रेन अगर उस टाइम पास हो रही होगी सो इससे बहुत ज्यादा हैवी डैमेज हो सकता है टू दी लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ओके। सो दैट्स व्हाई ये सब फ्रेंड्स क्या डिसएडवांटेज हैं ऑफ द फेस्ड बाय द इंडियन रेलवेज। सो ये रेलवेज ये डिसएडवांटेजेस फेस करती हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन रेलवेज, ओके। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन रेलवेज? सो अभी हमने डिस्कस करा था चैलेंजेस फेस्ड, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन रेलवेज, ओके। सो मेनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट। सो फ्रेंड्स, बहुत से पैसेंजर्स हैं जो रेलवेज में बिना टिकट के ट्रेवल करते हैं। सो फ्रेंड्स देखो, टिकट एक रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे के लिए क्या है? रेवेन्यू का सोर्स है, इसी से उनका रेवेन्यू जनरेट होता है और उन्हें रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि उनको अपने एम्प्लॉयमेंट्स को पेमेंट करनी है, और यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बाय मतलब अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, रेलवे लाइंस को रिप्लेस करना होता है, सो उसके लिए रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है। सो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे पैसेंजर्स बिना टिकट ट्रेवल करेंगे सो इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा फॉर दी रेलवेज। सो दिस इज ऑल्सो चैलेंज फेस्ड। देन सेकेंड, theft and damaging of railway property has not yet stopped completely। so जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, जो ट्रेन्स हैं, वहाँ पे जो वॉशरूम्स है, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है रेलवे स्टेशंस, उन्हें डिस्ट्रॉय करना, सो इससे क्या रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करना या फिर चोरी करना, थेफ्ट, एंड दिस हैज नॉट शेप्ड कंप्लीट, तो ये पूरी तरह अभी तक नहीं रुका है। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज फेस्ड, ओके। देन पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरली एंड दिस कॉज हैवी डैमेज टू द रेलवे। सो फ्रेंड्स देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हम जानते हैं ट्रेन में जो यहाँ पे डिब्बे होते हैं, जो बुग्गी होती हैं, उनको हर एक बुग्गी में एक मतलब चेन होती है, जैसे खींचने से ट्रेन रुक जाती है। सो यहाँ पे अगर हम अननेसेसरली इसे खींचेंगे सो इससे क्या होगा? इससे तो देखो ट्रेन को रुकने में बहुत टाइम लगता है और उसका इंजन स्टार्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। सो दैट्स व्हाई अगर यहाँ पे आप पुल करोगे सो रुकने में टाइम लगेगा, फिर वो स्टार्ट होगा, उसमें ऑयल भी कंज्यूम होगा, एनर्जी भी कंज्यूम होगी और साथ साथ टाइम भी ज्यादा लगेगा। सो यहाँ पे अगर आप अननेसेसरली मतलब उसे करोगे, चेन को पुल करोगे, सो इससे जो ट्रेन का शेड्यूल है वो भी बिगड़ेगा और साथ साथ ऑयल की भी कंजप्शन होगी, ओके। सो दिस कॉज अ हैवी डैमेज टू द रेलवे। सो इससे बहुत हैवी डैमेज होता है टू दी रेलवेज, ओके। सो फ्रेंड्स
यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में, और इस डायग्राम में हमें समझाया गया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर विड्थ। उनकी चौड़ाई के बेसिस पर रेलवे ट्रैक्स 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ रेलवे ट्रैक्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द ब्रॉड गेज, देन मीटर गेज एंड देन दी नैरो गेज। ओके, सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो ब्रॉड गेज क्या होता है फ्रेंड्स? ब्रॉड गेज मतलब देखो इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा रेलवे ट्रैक जिसकी विड्थ ज्यादा हो, मतलब एज कंपेयर टू दूसरे अगर कंपेयर करें। सो ब्रॉड गेज की ब्रेड्थ कितनी होती है? 1.676 मीटर। यहाँ पे लिखा है 1.676 इसकी ब्रेड्थ है। और ये कहाँ पे, ये जो गेज है, ये जो रेलवे ट्रैक है, ये कहाँ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? जहाँ पे एरिया की कोई कमी ना हो। सो देयर दे आर कंस्ट्रक्टेड। ओके, एंड फ्रेंड्स इनका रूट, इनका रनिंग ट्रैक, टोटल ट्रैक इज गिवन इन दिस टेबल। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप इज मीटर गेज। सो मीटर गेज क्या होता है? देखो नाम से क्लियर हो रहा है, मीटर गेज ऐसे रेलवे ट्रैक्स जिनकी विड्थ 1 मीटर हो, देयर विड्थ इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, सो दे आर मीटर गेज। और फ्रेंड्स नैरो गेज क्या होते हैं? नैरो गेज मतलब देखो जो पतले हो, नैरो हो, जिनकी विड्थ कम हो। सो उनकी विड्थ कितनी होती है फ्रेंड्स? अप्रोक्सीमेटली 0.762 मीटर और 0.610, सो उससे भी कम। ओके, सो ये यहाँ पे ये जो रेलवे ट्रैक्स है नैरो गेज, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? जहाँ पर जैसे माउंटेनियस रीजन है, फॉरेस्ट का रीजन है, सो जहाँ पर लैंड की कमी है वहाँ पे ये गेजेस क्रिएट किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स इनका रूट कितना है, टोटल रनिंग ट्रैक कितना है किलोमीटर्स में, एंड the total track is given in this table. Okay, so friends this was about the challenges faced by the Indian Railways। और इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? that what are the different challenges faced by the Indian Railways। so इसका आंसर हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे इंडियन रेलवेज का टोटल कैसे नेटवर्क है इंडिया में, सो वही हमें यहाँ पे दिखाया गया है। सो आप देख सकते हैं कितना डेंस नेटवर्क है यहाँ पे, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, एंड यहाँ पे गुजरात साइड में जितने भी यहाँ पे सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइड जो भी सिटीज है लाइक राजकोट, नालिया, यहाँ से लेकर ईस्ट तक, यहाँ पे जैसे डिब्रूगढ़, सो यहाँ तक ये रेलवेज का नेटवर्क है। ओके, सो यहाँ पे जितने भी मेजर एरियाज है इंडिया में सबको यहाँ पे रेलवे नेटवर्क ज्वाइन करता है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन हिमालय, यहाँ पे ज्यादा रेलवे लाइंस नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली रेलवे लाइन सेटअप करना बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी हार्ड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पाइपलाइंस के बारे में। सो हमने रेलवेज के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने रोडवेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पाइपलाइंस। So pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India। So यहाँ पे ये एक न्यू अराइवल है, मतलब पहले ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। सो ये दिस इज अ न्यू एंड इन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। सो इन द पास्ट दीज वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। सो फ्रेंड्स जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि यहाँ पे वाटर को हमारे हाउस तक कैसे पहुंचाया जाता है? बाय यूजिंग द पाइपलाइन। सो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर टू आवर हाउसेस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, लाइक क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। ओके, सो नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द फील्ड्स टू रिफाइनरीज। सो यहाँ पे रिफाइनरीज, नेचुरल गैस से रिफाइनरीज तक इनको क्या करा जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है फील्ड से रिफाइनरीज तक। ओके, सो सॉलिड कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। सो लिक्विड को तो ऑब्वियसली, गैस को भी हम ऑब्वियसली यहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू ट्रेवल करते ही हैं, साथ साथ सॉलिड को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स? उसे हमें सबसे पहले तो स्लरी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि जो नॉर्मल सॉलिड है उसे हम ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। स्लरी क्या होता है फ्रेंड्स? एक सेमी लिक्विड फॉर्म होता है सॉलिड का। ओके, सो यहाँ पे देन वी कैन मेक इट ट्रांसपोर्ट थ्रू दी पाइपलाइंस। ओके, सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, दिस इज अ पाइपलाइन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पाइपलाइंस इन डिटेल। So the initial cost of laying pipeline is high, but the subsequent running cost is minimal। So मतलब एक बार पाइपलाइन लगाने में जो खर्चा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में इसका कंपैरिजन करें सो ये बहुत कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, मतलब कम होती है। ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ pipelines। Then there are 3 important network of pipeline transportation in the country। So friends जैसे रोड का जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का इन इंडिया, वैसे हमने रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया, एंड यहाँ पे वैसे ही पाइपलाइंस का भी क्या है? नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का इन इंडिया। सो देयर आर 3 important network। First is from oil field in Upper Assam
टू कानपुर उत्तर प्रदेश वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। सो फ्रेंड्स देखो, पहली पाइपलाइन का नेटवर्क कहां से शुरू होता है? अपर आसाम से। सो अपर आसाम में एक ऑयल फील्ड है, वहां से लेके कानपुर तक जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां तक ये पाइपलाइन है। एंड ये कहां से होकर गुजरती है? गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। ओके, so then next network is of pipeline from सलिया in गुजरात to जालंधर in पंजाब। so इसके बारे में अभी हम मैप में भी देखेंगे कि कैसे कैसे वो पाइपलाइंस का नेटवर्क है। so यहाँ पे गुजरात में सलिया जो एक सिटी है, वहां से लेकर पंजाब के जालंधर तक ये पाइपलाइन का नेटवर्क है। एंड वाया विरंगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। so ये भी सिटीज के आते हैं, बीच में आते हैं। ओके, देन द थर्ड नेटवर्क इज गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। so गुजरात में हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक ये नेटवर्क है पाइपलाइन का। एंड वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। सो इस विजयपुर से भी होकर ये पाइपलाइन गुजरती है। ओके, सो फ्रेंड्स ये 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस इन द मैप। सो मैप में देखते हैं कि कैसे, ताकि हम इजीली इसे समझ सकें। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे पाइपलाइन का नेटवर्क है, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट कहां से होता है? दिग्बोई से, आसाम में जो ऑयल फील्ड है दिग्बोई से लेकर फिर सेकंड है नूनमती, देन यहाँ पे थर्ड है यहाँ पे बरौनी, बरौनी से लेकर फिर कानपुर तक। सो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था अपर असम टू कानपुर इन उत्तर प्रदेश। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस पाइपलाइन का जो नेटवर्क है, इसकी एक ब्रांच भी है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ब्रांच है। एंड दिस कनेक्ट्स टू हल्दिया। ओके, सो हल्दिया का है, वेस्ट बंगाल में है, और इसे भी ये कनेक्ट करता है। ओके, सो ये हो गई हमारी पहली पाइपलाइन का नेटवर्क। ओके, देन सेकंड इज फ्रेंड्स यहाँ पे जो ग्रीन कलर में जो लाइन है, सो ये स्टार्ट कहां से होती है? हजीरा इन गुजरात। ओके, देन सेकंड इज विजयपुर, विजयपुर से जगदीशपुर, और इसकी फ्रेंड्स फिर 2 ब्रांच है। एक ब्रांच तो ये कहां तक जाती है? बरबला तक जाती है। एंड यहाँ पे एक और ब्रांच है विच गोज थ्रू दी कोटा। ओके, सो कोटा कहां है? राजस्थान में। सो इसे भी यहाँ पे ये कनेक्ट करती है। ओके, सो फ्रेंड्स थर्ड यहाँ पे पाइपलाइन की ब्रांच है जो कि स्टार्ट होती है सलिया इन गुजरात, देन इट गोज थ्रू दी मथुरा। सो मथुरा का है, यहाँ पर है। एंड देन इट कनेक्ट्स टू जयपुर ऑल्सो। सो जयपुर का है थर्ड नंबर पे, ये क्या है? ये है जयपुर एंड दिस इज मथुरा। ओके, तो यहाँ पे जालंधर को भी कनेक्ट करती है इसकी ब्रांच, यहाँ पे ये है जालंधर। ओके, सो दिस इज द थर्ड पाइपलाइन ब्रांच। सो हमने यहाँ पे मैप पर भी इनको प्लॉट कर लिया। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स अब बात करेंगे अबाउट वाटरवेज। सो हमने पाइपलाइन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ओके, सो पाइपलाइन बहुत शॉर्ट टॉपिक था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाटरवेज। सो वाटरवेज हमने लैंडवेज में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मींस थे, इट वाज रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वाटरवेज के बारे में। ओके, सो वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो वाटरवेज क्या है? चीपेस्ट है ट्रांसपोर्ट के मींस में, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एयरवेज हो या वाटर, सबसे चीपेस्ट क्या है? वाटरवेज है। ओके, और लैंडवेज, अगर हम लैंड की बात करें, सो लैंड का ट्रांसपोर्ट में सबसे चीपेस्ट क्या है? रेलवेज है। ओके, सो वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। सो यहाँ पे अगर आपको बहुत हैवी और बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सो यहाँ पे वाटरवेज क्या है? प्रेफरेबल है। अब यहाँ पे एयरवेज का क्यों नहीं यूज करते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे एयरवेज में एरोप्लेन के थ्रू यहाँ पे हैवी गुड्स को ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज वाटरवेज, वाटरवेज के थ्रू हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, इट इज अ फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो इसका एक और एडवांटेज है कि ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे ज्यादा फ्यूल खर्च नहीं होता है एक शिप में तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड ऑल्सो इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ओके, India has inland navigation of waterways of around 14,500 किलोमीटर in length. So friends हमने डिस्कस किया था कि waterways 2 टाइप से होता है, inland and overseas. So inland मतलब इंडिया के टेरिटरी के अंदर जितना भी वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और overseas मतलब बाउंड्री के बाहर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो भी वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज overseas. So यहाँ पे inland waterways की टोटल कितनी लेंथ है? 14,500 किलोमीटर. Out of these only 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स. सो मैकेनाइज्ड वेसल्स क्या है फ्रेंड्स? देखो, ऐसे शिप्स, ऐसी बोट्स जो मोटर से चलती हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हो, सो दे आर मैकेनाइज्ड वेसल्स. सो यहाँ पे 14,500 किलोमीटर में से सिर्फ 5,685 किलोमीटर सुटेबल है मैकेनाइज्ड वेसल्स के लिए. ओके, सो इंडिया ट्रेड विथ फॉरेन कंट्री इज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट लोकेटेड अलोंग द कोस्ट. सो यहाँ पे जो पोर्ट्स लोकेटेड है
कोस्ट पर, उनसे यहाँ पे इंडिया का ट्रेड कैरी आउट होता है। एंड 95% ऑफ द कंट्री ट्रेड वॉल्यूम, मतलब कंट्री ट्रेड वॉल्यूम इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, देखो जो गुड्स हैवी है, जिनकी वॉल्यूम ज्यादा है, जो ज्यादा भारी गुड्स हैं, सो वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। 95% जो गुड्स हैं, जो ट्रेड वॉल्यूम है, दे आर कैरिड आउट थ्रू दी सी। एंड 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और वैल्यू के टर्म्स में 68% गुड्स सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ओके, इज मूव्ड बाय दी सी। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे वाटरवेज के थ्रू जो हैवी गुड्स हैं, जो हैवी एंड बल्की गुड्स हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू दी अदर कंट्रीज। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज अबाउट वाटरवेज, दिस वाज अ बेसिक इंट्रो टू वाटरवेज। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वाटरवेज इन डिटेल। सो द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट। सो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहे हैं। सो इनलैंड में भी यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा ये नेशनल वाटरवेज रिकॉग्नाइज्ड करी गई हैं। ओके, सो जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं, वैसे ही ये नेशनल वाटरवेज हैं। ओके, सो टोटल कितनी है, टोटल यहाँ पे 5 हैं। ओके, सो टोटल देयर आर 5 नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। सो द नेशनल वाटरवे 1, सो फ्रेंड्स नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पे, क्या पार्ट है उसका, सो द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। सो फ्रेंड्स देखो, हम जानते हैं गंगा रिवर वैसे तो बहुत लंबी है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से लेके फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है फाइनली। सो यहाँ पे जो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में जो गंगा का पार्ट है, दैट इज द नेशनल वाटरवे 1, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1620 किलोमीटर्स। ओके, so this is the national waterway 1. Then the national waterway 2 is the Brahmaputra river between Sadia and Dhubri. So Sadia and Dhubri इन दोनों सिटीज के बीच में जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पार्ट आता है, उसे हम कहते हैं द नेशनल वाटरवे 2। ओके, और इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर्स। ओके, देन द नेशनल वाटरवे 3, द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। सो केरला में जो वेस्ट साइड जो कोस्ट में एक कैनाल है, दैट इज, उसकी लेंथ है 205 किलोमीटर, एंड दिस इज द नेशनल वाटरवे 3 ऑफ इंडिया। ओके, so national waterway 5 specified stretches of Godavari and Krishna river along with Kakanida, Puducherry and stretch of canals. so Godavari and Krishna, इन दोनों रिवर्स के बहुत से स्ट्रेचेस, मतलब पूरी रिवर्स नहीं लेकिन उसके कुछ स्ट्रेचेस में ये इंक्लूड, मतलब नेशनल वाटरवे 4 में इंक्लूडेड है। एंड कुछ काकानिदा पुदुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स, तो यहाँ पे जो कैनाल्स हैं उसके स्ट्रेचेस भी इसमें इंक्लूडेड है नेशनल वाटरवे 4 में। ओके, और इसकी लेंथ है फ्रेंड्स 1078 किलोमीटर्स। ओके, देन द नेशनल वाटरवे 5, इसमें क्या आता है फ्रेंड्स, द स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर भामनी अलॉन्ग विद मताई रिवर। सो 2 रिवर्स हैं जिनके स्ट्रेचेस इसमें इंक्लूडेड हैं इन द नेशनल वाटरवे 5। ओके, एंड डेल्टा चैनल्स, डेल्टा चैनल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखो जब एक रिवर, मान लो गंगा रिवर का एग्जांपल लें, सो गंगा रिवर जब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, सो इसकी ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब से बढ़ जाती है। ओके, सो जैसे पहले एक ऐसी रिवर आ रही है, फिर वो डिफरेंट उसमें डिवाइड हो जाती है। सो ये भी है इसमें इंक्लूडेड है, कौन सी रिवर के, महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर के। ओके, जो डेल्टा चैनल्स हैं। एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल, मतलब जैसे वेस्ट कोस्ट कैनाल थी केरला की तरफ, वैसे ईस्ट कोस्ट कैनाल इज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल रीजन। और इस नेशनल वाटर 5 की फिर टोटल लेंथ कितनी है, 599 किलोमीटर। ओके, सो फ्रेंड्स ये हमारे टोटल 5 नेशनल वाटरवे। सो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, इंडिविजुअली हर एक के बारे में पूछा जा सकता है, इनकी लेंथ पूछी जा सकती है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें हर एक के बारे में इन डिटेल कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे पूछा जा सकता है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अबाउट द मेजर सी पोर्ट्स। सो सी पोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ से किसी भी कंट्री का ट्रेड होता है, जहाँ से गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज द सी पोर्ट। और ये सी पोर्ट कहाँ लोकेटेड होते हैं, कोस्ट पे लोकेटेड होते होंगे। सो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, सो with a long coastline of 7516.6 किलोमीटर। सो हमारे इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो कितनी है, इतनी 7516.6 किलोमीटर जो वो कोस्ट लाइन है, और ये हमने अपने क्लास 9 में भी पढ़ा था। ओके, देन इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट। सो इस कोस्ट लाइन में इंडिया के 12 मेजर पोर्ट है, जैसे मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, एंड वैसे ही 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट है, मतलब छोटे पोर्ट है। ओके, एंड माइनर एंड intermediate ports. These major ports handle 95% of the Indian foreign trade. मतलब जो 12 मेजर पोर्ट हैं वो इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है, जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है, वो 95% यही पोर्ट्स उसे हैंडल करते हैं, 12 मेजर पोर्ट्स। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी का 5% ये छोटे पोर्ट्स, नॉन मेजर पोर्ट्स हैंडल करते हैं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्रेंड्स कुछ मेजर सी पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सम मेजर सी पोर्ट इन इंडिया आर, ओके, सो फर्स्ट इज कांडला इन कच्छ was
was the first port to be developed after independence. So इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला पोर्ट डेवलप करा गया था that was the कांडला एंड कौन से रीजन में, कच्छ रीजन में. ओके, इट वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज द दीन दयाल पोर्ट. ओके, इसका दूसरा नाम है दीन दयाल पोर्ट. देन मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचर एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर. सो इसके बारे में हम जानते हैं फ्रेंड्स, जो मुंबई पोर्ट है वो क्या है, सबसे बड़ा पोर्ट है, बिगेस्ट पोर्ट है, इससे बहुत ज्यादा ट्रेड होता है इंडिया का. ओके, एंड विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर. सो यहाँ पे जो हार्बर है, जहाँ पे पोर्ट लोकेटेड है, वो नेचुरल है, बिल्कुल आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है. ओके, मरमगांव पोर्ट, ये कहाँ लोकेटेड है, गोवा में लोकेटेड है एंड इट इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट. सो यहाँ पे इस पोर्ट से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रीज तक. ओके, सो मरमगांव पोर्ट एंड इट इज लोकेटेड इन गोवा. ओके, मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका कैटर्स दी एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर. सो जैसे मरमगांव पोर्ट यहाँ पे आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है एंड वैसे यहाँ पे मैंगलोर पोर्ट में भी. ओके, एंड इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका. देन कोची पोर्ट, दिस इज इन द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट. साउथ वेस्टर्न पोर्ट यहाँ पे लोकेटेड है एंड इट इज एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून. एक लगून की एंट्रेंस में. लगून क्या होता है, लगून मतलब एक ऐसी वाटर बॉडी जो किसी बड़ी वाटर बॉडी से फॉर्म हुई हो थ्रू अ नैरो वाटर बॉडी. देखो इसको हम एक डायग्राम की ऐसे समझते हैं. देखो लेट्स से यहाँ पे ये एक बड़ी वाटर बॉडी, ये है सी. अब यहाँ पे सी से कोई एक रिवर, छोटी सी रिवर ऐसे डाइसेक्ट हुई एंड यहाँ पे फिर एक कोई लेक फॉर्म हुआ. ओके, सो ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक लगून है. सो इस लगून की एंट्रेंस पर ये जो पोर्ट है विच इज दी कोची पोर्ट, ये लोकेटेड है. ओके, सो कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, ये एक साउथ वेस्टर्न पोर्ट है एंड इट इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून. देन टूटिकोरिन पोर्ट, इट इज सिचुएटेड एट द एक्सट्रीम साउथ ईस्ट. सो साउथ ईस्ट मतलब पुदुचेरी के पास ये लोकेटेड है, ये पोर्ट टूटिकोरिन पोर्ट. ओके, सो फ्रेंड्स ये से कुछ मेजर पोर्ट्स. और अब फ्रेंड्स यहाँ पे और भी पोर्ट्स हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट, देन चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट. सो जैसे मुंबई क्या है, एक नेचुरल एक हार्बर पोर्ट है, वैसे यहाँ पे चेन्नई क्या है, एक आर्टिफिशियल पोर्ट है. मतलब ये यहाँ पे ह्यूमंस द्वारा यहाँ पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा गया. ओके, सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट. विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट. सो ये वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, लैंड लॉक्ड है. ओके, मतलब ये किसी भी वाटर बॉडी से सराउंडेड है, मतलब इसके चारों तरफ क्या है, लैंड है. ओके, पाराद्वीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा, स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर. ओके, इट इज लोकेटेड इन ओडिशा और ये यहाँ पे आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है ये पोर्ट. ओके, कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट. सो कोलकाता क्या है, एक इनलाइन रिवराइन पोर्ट है. मतलब देखो फ्रेंड्स, ज्यादातर जो पोर्ट होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कोस्टल रीजन में, मतलब वो सी के फेस होता है उनके आगे, मतलब सी होता है, ओशन होता है. अब यहाँ पे जो रिवराइन पोर्ट होते हैं वो एक रिवर पर, मतलब रिवर की कोस्ट पर क्या होते हैं, बनाए जाते हैं. दे आर रिवराइन पोर्ट. ओके, सो ऑब्वियसली क्या होंगे, इनलैंड होंगे, मतलब टेरिटरी के अंदर होंगे. ओके, सो कोलकाता क्या है, इनलैंड रिवराइन पोर्ट है. Then Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve the growing pressure on the Kolkata port. So कोलकाता पोर्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, मतलब ट्रेड का, जहाँ पे ज्यादा जो गुड्स का मतलब ट्रेड हो रहा था. दैट्स वाई यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हल्दिया पोर्ट कंस्ट्रक्ट करा गया. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैप पर भी हम इन्हें प्लॉट कर लेते हैं, जो डिफरेंट पोर्ट्स अभी हमने डिस्कस किए. ओके, सो कांडला पोर्ट यहाँ पे लोकेटेड है गुजरात में, कच्छ रीजन में. देन मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फ्रेंड्स ये मुंबई पोर्ट के पास में लोकेटेड है. यहाँ पे मुंबई पोर्ट पर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करा गया. ओके, देन दी पंजीकोट, मरमगांव, मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, टूटिकोरिन, चेन्नई, माचीपलतम, कामाजर, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया. ओके, सो ये हैं कुछ पोर्ट्स एंड ये इनकी लोकेशन है इंडियन मैप पर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो फ्रेंड्स हमने वाटरवेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया. वी डिस्कस्ड अबाउट इनलैंड एंड ओवरसीज. सो हमने यहाँ पे डिफरेंट सी पोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया. वी डिस्कस्ड अबाउट नेशनल वाटरवेज. ओके, सो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम थर्ड वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, थर्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज दी एयरवेज. तो अब हम एयरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो Airways is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. So obviously जो airways है वो सबसे ज़्यादा fastest है अगर हम इसे दूसरे मोड से कंपेयर करें, like railways, roadways and waterways. Okay, so it is the fastest, it is the most comfortable and most prestigious. So obviously बहुत महंगा भी है ट्रेवल अगर हम इसे दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करें. Okay, so it is prestigious mode of transport. Air travel has made access easier to the terrain areas like high mountains, dreary desert, dense forest and
एंड लॉन्ग ओशियंस। सो यहाँ पे देखो हम जानते हैं यहाँ पे रेलवेज कंस्ट्रक्ट करना डेजर्ट्स में, डेंस फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। और यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करना भी इतना ईजी नहीं है अगर हम इसे कंपेयर करें एयरवेज से। सो एयरवेज में आप डायरेक्ट यहाँ पे किसी भी, चाहे वो कैसा भी एरिया हो, चाहे वो माउंटेनियस रीजन हो, चाहे वो फॉरेस्ट का रीजन हो, चाहे वो डेजर्ट का रीजन हो, आप इजीली यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हो। एयर ट्रेवल हैज मेड एक्सेस ईजियर। ओके, सो द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953 इन इंडिया। सो इंडिया की बात करें, सो इंडिया में फ्रेंड्स देखो सबसे पहले जो JRD टाटा थे, सो JRD टाटा ने यहाँ पे एयर इंडिया को स्थापित करा था। एयर इंडिया फ्रेंड्स हम जानते हैं ये एक इंटरनेशनल सर्विस है इंडिया में, जो यहाँ पे एयर इंडिया क्या है, एक इंटरनेशनल सर्विस है, और JRD टाटा ने इसे स्थापित करा था। सो यहाँ पे जो एयर ट्रांसपोर्ट है फिर उसे नेशनलाइज कर दिया गया 1953 में। मतलब उससे पहले क्या था, वो प्राइवेट था और फिर उसे नेशनलाइज कर दिया गया 1953 में। और फ्रेंड्स अभी एक और लेटेस्ट न्यूज है कि क्या यहाँ पे कि जो एयर इंडिया उसे वापस क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, मतलब टाटा ग्रुप्स को दे दिया गया। ओके, सो नाउ 1953 में से नेशनलाइज भी किया गया था, और अभी तक ये नेशनलाइज ही था लेकिन अभी से वापस प्राइवेटाइज कर दिया गया। एयर इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। सो एयर इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है एंड इंटरनेशनल सर्विसेज। सो डोमेस्टिक मतलब फ्रेंड्स हमारे जो टेरिटरी के अंदर जितनी भी एयरवेज हैं दैट इज डोमेस्टिक, एंड इंटरनेशनल मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब आप ट्रेवल कर रहे हो थ्रू एयरवेज, सो दैट इज इंटरनेशनल। सो डोमेस्टिक का एग्जांपल है इंडियन एयरलाइंस एंड इंटरनेशनल का ऑब्वियसली एयर इंडिया। ओके, देन पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन टू इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एयरवेज में सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं आता है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं और भी बहुत से यहाँ पे क्या है ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है इन दी एयरवेज। ओके, सो यहाँ पे अगर हेलीकॉप्टर की बात करें, सो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को हेल्प करती है उनके ऑफशोर ऑपरेशन में। सो जो उनका कोस्टल रीजन में, जो सी में जो उनके ऑपरेशन होते हैं, उनमें यहाँ पे पवन हंस ये हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये अथॉरिटी उनको हेल्प करती है। ओके, सो यहाँ पे इनका भी बहुत ज्यादा नीड है। नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ एयरवेज। सो ऑब्वियसली जैसे हमने रेलवेज के डिसएडवांटेज डिस्कस करे, एडवांटेजेस डिस्कस किए, सो यहाँ पे एयरवेज के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सो एयर ट्रेवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। सो फ्रेंड्स ये तो हम जानते हैं कि एयरवेज बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है, एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ये कॉमन पीपल की रीच में नहीं है। ओके, इट इज ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट स्पेशल प्रोविजन आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विस टू द कॉमन पीपल। सो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब जो हिमालयस का रीजन है, जो माउंटेनियस रीजन है, जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, सो वहां पर स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं ताकि कॉमन पीपल तक भी एयरवेज एक्सेसिबल हो। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें मैप दिया गया है। इस मैप में क्या है, इस मैप में मेजर पोर्ट्स एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। सो जो पोर्ट्स हैं अभी हमने डिस्कस किए थे, जो सी पोर्ट्स हैं, सो उसका मैप है, और इसमें कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं। ओके, सो सबसे पहले अमृतसर में है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फ्रेंड्स हम जानते हैं। एंड कंडला में क्या है, पोर्ट है, छत्रपति शिवाजी यहाँ पे एयरपोर्ट है, एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ओके, सो एयरपोर्ट एंड देयर इज ऑल्सो अ पोर्ट। देन हैदराबाद में एक एयरपोर्ट है, विशाखापट्टनम में सी पोर्ट है, एंड कोलकाता में क्या है फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये क्या है, ये है एयरपोर्ट, एंड हल्दिया में क्या है, सी पोर्ट। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे सी पोर्ट्स भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं इन द मैप। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमें डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए। और फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट एयरवेज इन इंडिया, व्हाई यहाँ पे एयरवेज ज्यादा प्रेस्टिजियस क्यों है, और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सो दिस कैन बी द क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशंस। सो फ्रेंड्स देखो अभी हमने जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे विच वाज लैंड, वाटर एंड एयर, हमने तीनों डिस्कस कर लिए, इनके जितने भी टाइप्स थे वी डिस्कस्ड ऑल दैट। ओके, सो अब यहाँ पे हम कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। सो अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जब फिजिकली कोई चीज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, सो दैट इज द फिजिकल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मतलब मान लो आपको यहाँ से फॉरेन में अपने किसी दोस्त से बात करनी है, सो यहाँ पे आप एयरवेज का यूज करके उस तक जाओगे बात करने, या आप यहाँ पे नॉर्मली कॉल करोगे उसे। सो इससे हमें पता चलता है
है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर, ये बहुत इजी है फिजिकल कम्युनिकेशन से अगर हम कंपेयर करें। ओके, सो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ये दो टाइप्स है कम्युनिकेशन के। पर्सनल मतलब अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, सो दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। मास मतलब मान लो न्यूज चैनल पे आप न्यूज सुन रहे हो, सो यहाँ पे जो एंकर है वो यहाँ पे मास कम्युनिकेशन कर रहा है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, सो दिस इज मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, so these all are mass communication, are the major mean of communication in the country. Then the Indian postal network is the largest in the world. So इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है, जो हम लेटर सेंड होते हैं, मतलब और भी बहुत से ऑफिशियल वर्क होते हैं गवर्नमेंट के, सो इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। ओके, इट हैंडल पार्सल एज वेल एज द पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, जो पर्सनल लेटर्स होते हैं या फिर जो पार्सल्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे वर्क है वो पार्सल्स के थ्रू जो होते हैं वो यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं। देन कार्ड एंड एनवलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल, जो कार्ड एंड एनवलप्स होते हैं जिसमें पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो फर्स्ट क्लास मेल होते हैं। और सेकंड क्लास मेल क्या होते हैं, दे इंक्लूड बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। ओके, सो ऑब्वियसली जो न्यूज़पेपर्स होते हैं बल्क में जिन्हें सेंड किया जाता है वो क्या है, दे आर सेकंड क्लास मेल। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज अ बेसिक इंट्रो टू कम्युनिकेशन। अब थोड़ा इन डिटेल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, so to facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. So यहाँ पे जो बड़े बड़े टाउन है वहाँ पे मेल की जो डिलीवरी उसे और फास्ट करने के लिए और एफिशिएंट करने के लिए यहाँ पे 6 मेल चैनल्स को इंट्रोड्यूस करा गया है रिसेंटली। ओके, सो क्या क्या है वो 6 मेल चैनल्स? फर्स्ट इज द राजधानी चैनल या फिर राजधानी मेल चैनल, देन मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड द पीरियोडिकल चैनल। ओके, सो फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, दैट व्हाट आर द 6 मेल चैनल्स इन इंडिया व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं टेलीकॉम के बारे में। सो फ्रेंड्स टेलीकॉम क्या होता है? टेलीकॉम भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हो, जैसे मोबाइल फोन, इंटरनेट। सो यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी वीडियो फाइल, कोई भी फाइल, जो भी डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन। ओके, सो ये क्या है, ये एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है विच ऑकर थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अगर आप फोन पर बात कर रहे हो सो यहाँ पे वॉइस का ट्रांसमिशन हो रहा है। ओके, सो दिस इज नोन एज टेलीकॉम। ओके, सो टेलीकम्युनिकेशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं टेलीकॉम। नाउ इंडिया हैज द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। सो एशिया की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है। ओके, देन मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी फैसिलिटी, टेलीफोन फैसिलिटी। सो एक टेलीफोन फैसिलिटी है, मतलब किसी जगह को बात करनी है सो यहाँ पे जो एसटीडी बूथ्स हैं जहां पर आप उनसे बात कर सकते हो टेलीफोन्स के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे 2/3 विलेजेस को इंडिया में कवर करा जा चुका है एंड दे हैव द एसटीडी फैसिलिटी। ओके, देन टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर लेवल, जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा का जो ट्रांसफर है उसे और ग्रास रूट से मतलब बेसिक से हायर लेवल तक यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा है, स्पेशल प्रोविजन बनाया है टू एक्सटेंड द 24 आवर एसटीडी फैसिलिटी, मतलब 24 घंटे यहाँ पे एसटीडी फैसिलिटी अवेलेबल हो, ये गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है टू एवरी विलेज इन दी कंट्री। ओके, सो टेलीकम्युनिकेशन को और इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए कंट्री में। ओके, so uniform rate of STD facility all over India, it has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology. So friends देखो यहाँ पे स्पेस में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कम्युनिकेशन में, टेलीकॉम में, क्योंकि यहीं से क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। अगर आप यहाँ से कॉल करते हो कहीं फॉरेन में अपने दोस्त को, सो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स हैं वही इसको सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं। ओके, सो दैट्स यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करने की जरूरत है विद दी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में। ओके, सो मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। सो फ्रेंड्स जो मास कम्युनिकेशन होता है, मतलब जब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट किया जाता है, दैट इज मास कम्युनिकेशन। सो इससे क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, उन्हें और पता चलता है पॉलिसीज के बारे में, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या जो भी यहाँ पे लेटेस्ट
अपडेट्स हैं। ओके, सो जैसे हम देखते हैं मतलब रेडियो पर या टेलीविजन पर जब न्यूज़ सुनते हैं, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। ओके, सो इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। ओके, सो इसका सबसे पहले हम बात करेंगे दूरदर्शन के बारे में, आकाशवाणी, द इंडिया रेडियो। सो इंडिया रेडियो को हम क्या कहते हैं, आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। सो दूरदर्शन क्या है, एक टीवी चैनल है जिस पर डिफरेंट शोज, न्यूज़ यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की जाती है एंड दिस इज अ मास कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल है ये इंडिया में। ओके, सो दिस ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, नेशनल लैंग्वेज हिंदी में भी और रीजनल लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में, फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। सो जितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस होगी उतने ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक वो रीच होगा, उतना ही बड़ा वो मास कम्युनिकेशन होगा। ओके, सो इंडिया पब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स एनुअली इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो बहुत से न्यूज़पेपर भी इंडिया प्रोड्यूस करता है, लाइक दैनिक भास्कर, बहुत से न्यूज़पेपर, पंजाब केसरी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। देन India is the largest producer of feature films in the world. It produces short films. So यहाँ पे जो feature films है उसका भी इंडिया largest producer है and यहाँ पे short films बनती हैं and the Central Board of Film Certification is the authority to certify both Indian and foreign films. So जितनी भी films हैं, चाहे वो foreign film हो चाहे वो Indian film हो, उसे certify कौन करता है, ये authority है the Central Board of Film Certification. So friends देखो, जब भी आप कोई movie देखते हो, so यहाँ पे शुरू में जो एक white certificate नहीं आता है, so उसके ऊपर लिखा होता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सो इस मूवी को कौन सर्टिफाई करा, किसने, दिस अथॉरिटी। ओके, सो दिस वाज अबाउट मास कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल trade. So the exchange of goods among people, states and countries is referred to trade. So international trade क्या होता है, ट्रेड क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रेड मतलब गुड्स का एक्सचेंज होना। और अगर ये ट्रेड कंट्रीज के बीच में हो रहा है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, सो दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। और वैसे ही लोकल ट्रेड क्या होता है, लोकल ट्रेड मतलब एक कंट्री के अंदर, मान लो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई गुड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो थ्रू रोडवेज और रेलवेज, सो यहाँ पे ये क्या है, ये है लोकल ट्रेड। ओके, सो द एक्सचेंज ऑफ गुड अमंग पीपल, states and countries, this is referred to as ट्रेड। ओके, और ट्रेड कहाँ होता है, मार्केट में। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक प्लेस। ओके, सो द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। सो दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। और यहाँ पे जो इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट। सो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सी के थ्रू भी हो सकता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एयर के थ्रू भी हो सकता है और लैंड के थ्रू भी हो सकता है। ओके, एंड व्हाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड आउट इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, एंड स्टेट लेवल ट्रेड क्या होती है, जब स्टेट्स के बीच में ट्रेड होता है। ओके, सो व्हेन दे एक्ट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ओके, देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो कितना गुड एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना गुड वो इंपोर्ट कर रहा है, सो इसके बीच में डिफरेंस ये क्या बताता है, एक कंट्री के ट्रेड का बैलेंस। सो इसके इस पॉइंट के बारे में थोड़ा इन डिटेल आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब जब आप ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो और कम गुड्स को इंपोर्ट करो, अगर कंपैरिजन करें, सो दैट इज नोन एज फेवरेबल बैलेंस। अगर एक कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ज्यादा इंपोर्ट नहीं, ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, सो दैट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और यहाँ पे ये अनफेवरेबल कब हो जाता है, जब आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, जब इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो एट प्लेस ऑफ एक्सपोर्टिंग दैट गुड्स, सो दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, सो यहाँ पे बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो सो फेवरेबल है, अगर कम एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, सो दैट इज unfavorable balance of trade. Okay, so friends, this was about the international trade topic. और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है that how what is the Indian position in international trade. So इंडिया का क्या पोजीशन है, एंड यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, लोकल ट्रेड क्या हो सकता है। सो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, सो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज टूरिज्म एज अ ट्रेड। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। सो हम लास्ट 3 डिकेड्स की बात करें, मतलब लास्ट 30 इयर्स की बात करें, सो यहाँ पे इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही है। सो टूरिज्म को एक ट्रेड की तरह देखा जाता है। टूरिज्म क्या है, एक ट्रेड का ही टाइप है। इट फैसिलिटेट, जो टूरिज्म है वो ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। कैसे करता है, सो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो मोर देन 15 मिलियन पीपल
आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज आर, ओके, सो आर डायरेक्टली इंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। सो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब देखो आप कहीं भी घूमने जाते हो, मान लो आप किसी मॉन्यूमेंट को विजिट करने गए, मान लो आप ताजमहल घूमने गए, सो यहाँ पे सबसे पहले आप गए वहां पर, आपने कोई टूरिस्ट हायर करा, फिर यहाँ पे जैसे मतलब बहुत से इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट की दुकान होती है, जो अपने अपने मतलब एरिया का कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, सो यहाँ पे आप वो हैंडीक्राफ्ट खरीदते हो। सो इससे क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रेड को प्रमोट करता है, और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में मोर देन 50 मिलियन पीपल इन्वॉल्व है इन द इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री, ओके। सो बहुत से वर्क हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ओके। सो टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चर प्रोड्यूस, ओके। सो जैसे एग्जांपल, अगर आप कहीं साउथ इंडिया में मान लो आप बेंगलुरु घूमने जाते हो, सो यहाँ पे आप साउथ इंडिया का कल्चर देखते हो, या आप किसी भी पार्ट में आप कहीं फॉरेन जाते हो, सो आप वहाँ का कल्चर देखते हो, वहाँ का हेरिटेज को समझते हो, वहाँ पे लोग क्या भाषा बोलते हैं। सो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे नेशन की इंटीग्रिटी बनती है। दिस प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, ओके। एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को भी, वहाँ का जो लोकल ट्रेडिशन है, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं मान लो, सो वहाँ पे उसको भी कल्चर प्रोड्यूस को क्या मिलता है, प्रमोट मिलता है, ओके। सो दैट प्रमोट्स लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स, ओके। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। सो ऑब्वियसली अगर कोई फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में ट्रैवल करने आएगा, कोई मॉन्यूमेंट को विजिट करने आएगा, सो इससे क्या होगा, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, वो हमारे कल्चर को समझता है, हमारी हेरिटेज को समझता है, ओके। सो ऑब्वियसली दिस प्रमोट्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। देन राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर एंड टेम्पल टाउन ऑफ साउथ इंडिया आर इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। सो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे ये कुछ मेजर डेस्टिनेशन बताइए जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में विजिट करते हैं, ओके। सो राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर इज फेमस फॉर माउंटेन्स एंड मेनी हिल स्टेशंस, ओके। सो टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया, ओके। सो फ्रेंड्स, ये जो पूरा टूरिज्म सेक्टर है, ये हमारी नेशन की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट देता है, ओके। सो यहाँ पे टूरिज्म को क्या कहा जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेड, टूरिज्म एज अ trade, okay. So friends, from this topic we came to an end to our chapter lifelines of national economy. So friends, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।